अब भाई लोग कैसे हो यार। अगर मैं तुम्हें कहूं कि एंशिएंट ओलंपिक्स में जो एथलीट्स थे वो नंगे पार्टिसिपेट करते थे, यानी कि न्यूड, बिना कपड़े के, तो क्या तुम्हें विश्वास होगा? और क्या तुम्हें पता है कि 2020 टोक्यो ओलंपिक्स में जितने भी मेडल्स हैं वो सारे के सारे रिसाइक्ल्ड इलेक्ट्रॉनिक से बने हैं? नहीं पता ना? मुझे पता है, घंटा नहीं पता तुम्हें कुछ। अब तो भाई लोग, मेरा नाम है नमित और प्यार से मुझे लोग नीमो बोलते हैं, तो आपसे भी मैं वही एक्सपेक्ट करूंगा। और इस चैनल का नाम है निमोलॉजी, जो कि मैंने खुद ही क्रिएट किया है। मैं बहुत ज्यादा क्रिएटिव हूं। इस चैनल के ऊपर आपको वो सारी इंफॉर्मेशन और फैक्ट्स मिलेंगे जिसके लिए आप बहुत ज्यादा क्यूरियस होते हो। अब तो भाई लोग, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज इस वीडियो में आपको मैं ओलंपिक्स के बारे में ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा जो आपके दिमाग के चड्डे खोल देगी और आप बोलोगे बेटे। और वीडियो के एंड में मैं आपको इंडियन ओलंपिक्स के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा जो आपको मेरे और इस वीडियो का दीवाना बना देगी। तो वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। सबसे पहले बात करते हैं एंशिएंट ओलंपिक्स की, क्योंकि भाई वो ओलंपिक्स पहले हुए थे ना, तो पहले उनके बारे में बात करेंगे, फिर अभी जो रिसेंटली हुए हम उनकी बात करेंगे, ठीक है ना। फैक्ट नंबर 1, एंशिएंट ओलंपिक्स 776 BC से 393 AD तक हुए थे सदर्न ग्रीस के एक बहुत ही सुंदर से रीजन ओलंपिया में। ये ओलंपिक गेम्स बहुत ही ज्यादा रिलीजियस फेस्टिवल था और ये ग्रीक गॉड ज़ूस को ऑनर करने के लिए मनाया जाता था और ये एंशिएंट गेम्स हर 4 साल में रिपीट होते थे। फैक्ट नंबर 2, एंशिएंट ओलंपिक्स में केवल मर्दों को परमिशन थी गेम्स में पार्टिसिपेट करने की। मर्द यानी कि आदमी और औरतें या फिर लड़कियां इन गेम्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती थी। अब लेकिन मारी छोरिया का छोरों से कम है, तो थोड़े टाइम बाद औरतों और लड़कियों के लिए एक नए गेम्स क्रिएट हुए जिनका नाम था हीरेन गेम्स। ये गेम्स ग्रीक की गॉडेस यानी कि देवी जी, जो कि ग्रीक गॉड ज़ूस की वाइफ थी, उनको ऑनर करने के लिए मनाया जाता था। अब एंशिएंट ओलंपिक्स में कुछ गिने चुने इवेंट्स होते थे। उनमें से एक इवेंट होता था चैरियट रेसिंग, यानी घोड़ा गाड़ी वाली रेसिंग। इस इवेंट में जो चैरियट को दौड़ा रहा होता था ना, उसे विनर घोषित नहीं किया जाता था, बल्कि उसे किया जाता था जो चैरियट का ओनर है। अब भाई लोग, लेकिन एक इंपॉर्टेंट फैक्ट, जो चैरियट ओनर है ना, वो कोई भी हो सकता था। अब हजारों लाखों इंसानों में एक इंसान ऐसा होता ही है, मेरे जैसा, जो लूप होल ढूंढ ही लेता है। किनिस्का, जो कि एक स्पार्टन किंग की पुत्री थी, उन्होंने एक चैरियट ओन किया और 396 और 392 BC की रेस को जीता। फैक्ट नंबर 3, जैसा कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि एंशिएंट ओलंपिक्स में जो पार्टिसिपेंट्स थे वो नंगे पार्टिसिपेट करते थे और वो ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि वो ग्रीक गॉड ज़ूस को श्रद्धांजलि दे सके। अब लेकिन इसके पीछे एक और रीजन था, ताकि वो अपनी बॉडी, ये बिल्कुल मसल और फिजिकल स्ट्रेंथ दिखा सके, इसलिए वो बिना कपड़ों के पार्टिसिपेट करते थे। और भाई लोग, उस टाइम में भी जिम्नाजियम होते थे जिसमें लोग ऑब्वियसली वर्कआउट करते थे। अब खड़ जाओ, एक बात और बता दूं, ये जो जिम्नाजियम वर्ड है ना, ये भी एक ग्रीक वर्ड जिम्नासियम से निकला है, जिसका ये मतलब होता है स्कूल ऑफ नेकेड एक्सरसाइजेस, या फिर इसे आप ऐसे भी कह सकते हो कि ये ग्रीक वर्ड जिम्नो से निकला है, जिसका भी मतलब नंगा यानी न्यूड होता है। अब एंशिएंट ओलंपिक्स के कुछ फटाफट फैक्ट्स। फैक्ट नंबर 4, अगर कोई भी एंशिएंट ओलंपिक गेम्स में चीटिंग करता था तो उसे कॉर्पोरल पनिशमेंट मिलती थी। कॉर्पोरल पनिशमेंट का मतलब है हंटर से पिटाई, ऐसा धन्य धन्य करके चाबुक से पीटते थे। नंगे तो होते ही थे, पूरे छाले पड़ जाते होंगे। फैक्ट नंबर 5, उस टाइम पे जो भी कॉम्बैट स्पोर्ट्स होते थे, यानी कि कुश्ती या फिर बॉक्सिंग काइंड ऑफ इवेंट्स, उनमें अगर आपके ओपोनेंट को सरेंडर करना है तो अपनी इंडेक्स फिंगर उठानी पड़ती थी, ये वाली। और काफी बार ऐसा भी हुआ था कि उंगली उठाने से पहले ही पहले आपका ओपोनेंट। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फैक्ट नंबर 6, एंशिएंट ओलंपिक्स में जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे उसमें से मोस्टली या तो सोल्जर्स थे या तो बिजनेस ओनर्स। अब तुम सोच रहे होगे कि भाई सोल्जर अगर ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करेंगे तो भाई लड़ेगा कौन? जब कभी भी ओलंपिक गेम्स होने वाले होते थे उससे पहले ट्रूस अनाउंस हो जाता था। ट्रूस का ये मतलब है शांति, कि उस पीरियड में कोई भी लड़ाई नहीं होगी, भाई कोई भी जंग नहीं होगी, पीस। अब जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि मोस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट्स या तो सोल्जर होते थे या तो बिजनेस ओनर्स, लेकिन भाई एक शर्त थी कि वो फ्री आदमी होना चाहिए। फ्री मतलब कि वो बाजार में फ्री में नहीं मिल रहा या फिर उसके पास वेला टाइम नहीं है। फ्री का ये मतलब कि वो कोई सजा नहीं काट रहा होगा, कोई अपराधी नहीं है, जेल में नहीं बंद है। परंतु जो एंशिएंट ओलंपिक्स का पहला विजेता था, यानी पहला चैंपियन, वो एक कुक था, यानी कि मास्टर शेफ। उस कुक का नाम था कोरोबस या कोरोइबस, मतलब आप प्रोनाउंसिएशन गूगल पे जाके देख लेना। इस कुक ने एक रेस इवेंट में पार्टिसिपेट किया था जिसका वो चैंपियन बना था, और ये रेस इवेंट कोई 100 मीटर, 200 मीटर या 400 मीटर नहीं थी। ये रेस इवेंट था 192 मीटर्स का। अब अगेन एक फैक्ट। अब भाई लोग, अब हम बात करेंगे मॉडर्न ओलंपिक गेम्स के बारे में। फैक्ट नंबर 1, मॉडर्न ओलंपिक्स के सबसे पहले गेम्स 6 अप्रैल 1896 में यानी 1896 में एथेंस में हुए थे, जो कि आखिरी एंशिएंट गेम्स के 1500 साल बाद शुरू हुए थे। फैक्ट नंबर 2, ये फैक्ट बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और मेरे हिसाब से इतना कॉमन तो है कि तुम्हें पता होना चाहिए। अब लेकिन टिकटॉक चला चला के तुमने अपने दिमाग का शायद दही करवा लिया होगा, तो ये तुम्हें नहीं पता होगा। तो भाई लोग, ये फैक्ट है कि मॉडर्न ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करने की कोई एज लिमिट नहीं है
और मॉडर्न ओलंपिक्स की आज तक की हिस्ट्री में जो सबसे यंगेस्ट प्लेयर जिसने पार्टिसिपेट किया उसका नाम था दिमित्रियोस लुंड्रस, और जिसने ग्रीस को रिप्रेजेंट किया था जिम्नास्टिक्स इवेंट में 1896 के ओलंपिक्स में, जो कि पहला मॉडर्न ओलंपिक्स था और उन्होंने इसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता था। फैक्ट नंबर 3, ये शायद तुम्हें नहीं पता होगा यार, तुम्हें और मुझे भी पहले ये लगता था कि ओलंपिक्स हर 4 साल में एक बार होता है, लेकिन भाई इसमें एक ट्विस्ट है। 1986 के बाद आईओसी ने डिसाइड किया कि ओलंपिक्स हर 4 साल के बाद नहीं रिपीट होगा, हर 2 साल के बाद रिपीट होगा। लेकिन तुम तो सोच रहे हो यार ओलंपिक्स 2008, 2012, 2016 और 2020 वाला 2021 में हुआ, तो इनमें तो 4-4 साल का ही गैप है ना। अब ओलंपिक्स हर 2 साल बाद ही होता है, लेकिन ये ऑल्टरनेट करता है विंटर और समर ओलंपिक्स में। ओलंपिक्स 2 साल बाद ही होता है, समर ओलंपिक्स 4 साल बाद होता है और विंटर ओलंपिक्स भी 4 साल बाद ही रिपीट होता है। फैक्ट नंबर 4, 1936 के ओलंपिक्स में जापानीज पोल वॉल्टर्स, एक मिनट नाम पढ़ लेता हूं, शूही निशिदा एंड सुइयो ओई, ये 2 जापानीज पोल वॉल्टर्स थे। अगर पोल वॉल्ट इवेंट तुम्हें नहीं पता, पोल वॉल्ट वो होता है, वो ऐसा डंडा रख के ऐसा उछल के ऐसा कूदना होता है ना, वो वाला इवेंट। अब ये जो 2 एथलीट्स थे वो बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स थे, लेकिन सिचुएशन ऐसी आई कि ब्रॉन्ज और सिल्वर मेडल को डिसाइड करने के लिए उनको आपस में कंपीट करना था। अब लेकिन उनकी दोस्ती इतनी ज्यादा गहरी थी कि वो चाहते थे कि सेकंड और थर्ड पोजीशन को बराबर डिवाइड कर दिया जाए, और उन्होंने पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया। अब भाई ऑर्गेनाइजर्स को तो सेकंड और थर्ड अनाउंस करना ही था ना, तो उन्होंने इन 2 एथलीट्स के पिछले रिजल्ट देखे और उस हिसाब से सेकंड और थर्ड अनाउंस कर दिया। अब लेकिन उनका घंटा भर नहीं पड़ा, भाई दोस्ती इतनी ज्यादा गहरी थी, जब वो वापस गए जापान, उन्होंने अपने मेडल उठाए, उनको बीच से काटा और दोनों को जोड़ के आपस में बांट लिए, और तभी से उनकी स्टोरी बहुत ही ज्यादा मशहूर होगी और उन मेडल्स का नाम पड़ गया फ्रेंडशिप मेडल्स। ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे। फैक्ट नंबर 5, 1984 के ओलंपिक्स में मैकडॉनल्ड्स ने डिसाइड किया कि वो एक प्रमोशन करेंगे। उस प्रमोशन में उन्होंने ये कहा कि जब भी यूएस का एक एथलीट मेडल पोडियम तक पहुंचेगा तो वो फ्री बर्गर्स, कोक और फ्राइज देंगे। लेकिन भाई कुछ ऐसा हुआ कि मैकडॉनल्ड्स की प्रमोशन हिस्ट्री में वो सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव प्रमोशन रहा। तो भाई हुआ यूं कि 1984 के उस ओलंपिक्स में सोवियत यूनियन और उनके साथ साथ कुछ और कम्युनिस्ट कंट्रीज, उन्होंने उस ओलंपिक्स को बॉयकॉट कर दिया। अब भाई बॉयकॉट क्यों किया यार, इसके पीछे ना बहुत लंबी हिस्ट्री है, वो अपने किसी और वीडियो में बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा तो बता ही देता हूं यार। 1980 के जो ओलंपिक्स हुए थे वो हुए थे मॉस्को में, और उस टाइम पे यूएसए ने बॉयकॉट कर दिया था। और इस टाइम जो 1984 के ओलंपिक्स हुए थे वो होते यूएसए में, तो उसमें सोवियत यूनियन ने बॉयकॉट कर दिया। अगर तुम्हें थोड़ी सी हिस्ट्री पता है ना, तो अब तुम्हें सब समझ आ जाएगा। अब 1984 के ओलंपिक्स में जब सोवियत यूनियन ने पार्टिसिपेट करने से मना ही कर दिया था, तो भाई इतने तगड़े तगड़े उनके एथलीट थे जो इतने सारे मेडल जीत सकते थे, लेकिन इसकी वजह से यूएसए को एडवांटेज मिला और उन्होंने उस साल 174 यानी 174 मेडल्स जीते, जिसमें से भाई 83 गोल्ड थे। इसी वजह से मैकडॉनल्ड्स की हिस्ट्री में ये सबसे महंगी प्रमोशन थी। अब आ जाते भाई फैक्ट नंबर 6 पे, जो कि विंटर ओलंपिक्स से रिलेटेड है, और ये विंटर ओलंपिक्स 1998 नगानो में हुए थे। अब विंटर ओलंपिक्स का एक इवेंट है जिसे कहते हैं फिगर स्केटिंग। भाई बहुत ही मस्त इवेंट होता है, तुमने देखा होगा यार वीडियोस में, वो स्केटिंग करते हैं, आइस स्केटिंग, और वो ऐसे ऐसे करके डांस करते हैं, उछलते कूदते हैं, वो वाले इवेंट की बात कर रहा हूँ। इस इवेंट के फाइनल राउंड में सूर्य बोनली, जो कि एक फ्रेंच स्केटर थी, वो अपने शो की परफॉर्मेंस की ड्यूरेशन के बीच में गिर गई। अब भाई उन्हें लगा कि मेडल तो मिलेगा नहीं यार, गलती तो हो गई है, तो उन्होंने सोचा मैं कुछ ऐसा करूं कि जो पूरी लाइफ के लिए लोगों की मेमोरी में छप जाए, भले ही लोग उस इवेंट के मेडल विनर्स को याद रखें या ना रखें। और वो उठी और उन्होंने एक खतरनाक बैकफ्लिप करी। अब तुम सोचोगे यार इसमें इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग क्या था, तो भाई इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने 1976 में फिगर स्केटिंग में बैकफ्लिप को बैन कर दिया था। और लेकिन आईओसी ने बैन क्यों किया यार, इसके पीछे ना रूल्स एंड रेगुलेशन और बहुत लंबी हिस्ट्री है, वो तुम गूगल में जाके पढ़ लेना। फैक्ट नंबर 7, जो कि है माइकल फेल्प्स के बारे में। अब भाई इन्हें तो तुम जानते ही होगे, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें कुछ ऐसा बता देता हूं जो तुम्हें शायद ना पता हो। माइकल फेल्प्स आज तक की मॉडर्न ओलंपिक्स की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल और डेकोरेटेड ओलंपियन है। अब कई लोग सोचते हैं कि वो ग्रेटेस्ट ओलंपियन नहीं है, क्योंकि भाई ओलंपिक की हिस्ट्री में उसेन बोल्ट जैसे भी दिग्गज खिलाड़ी रह चुके हैं, लेकिन भाई जब बात आती है मेडल काउंट की, तो भाई माइकल फेल्प्स का कोई कंपटीशन नहीं है। 2008 के समर ओलंपिक्स में माइकल फेल्प्स ने 8 मेडल जीते, जिसमें से सारे के सारे गोल्ड मेडल थे। उन्होंने अपने पूरे ओलंपिक करियर में भाई 28 मेडल जीते, 28, जिसमें से 23 गोल्ड, 3 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज थे। और तो और उन्होंने अपने करियर में 39 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए, जिसमें से 4 तो अभी भी नहीं टूटे। और तो अब आई बात समझ में। तो भाई लोग हम आ चुके हैं मेरी इस वीडियो के लास्ट सेगमेंट में, जिसमें मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं इंडियन ओलंपिक्स के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा जो आपके दिमाग के चड्डे खोल देगी। फैक्ट नंबर 1, इंडिया ने पहली बार पार्टिसिपेट किया था 1900 के ओलंपिक गेम्स में, जिसमें इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट करने के लिए बस एक ही प्लेयर था, जिसका नाम था नॉर्मन प्रीचर्ड, जिन्होंने
200 मीटर और 200 मीटर हर्डल्स में पार्टिसिपेट करके इंडिया के लिए 2 सिल्वर मेडल लाए थे। और भाई ये अकेले इंडिया के पहले मेडल्स नहीं थे ओलंपिक्स में, एशिया में किसी भी नेशन का ये सबसे पहला ओलंपिक मेडल था। फैक्ट नंबर 2, इंडियन हॉकी टीम वर्ल्ड की भाई सबसे ज्यादा सक्सेसफुल हॉकी टीम है जब हम ओलंपिक्स की बात करते हैं, क्योंकि इंडिया के पास 8 गोल्ड मेडल है हॉकी में, और जिसमें से 6 गोल्ड मेडल तो भाई लगातार आए थे 1928 से 1956 तक। इस बार के टोक्यो 2020 ओलंपिक्स में इंडियन हॉकी टीम को ब्रॉन्ज मेडल मिला है, जिसके लिए उन्होंने 41 ईयर्स तक वेट किया। और तो और भाई टोक्यो 2020 वो ओलंपिक गेम्स है जिसमें इंडियन ओलंपिक हिस्ट्री में सबसे ज्यादा मेडल्स आए हैं, और जिसका काउंट है 7। फैक्ट नंबर 3, ये भाई बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वाला है। अब तुम्हें लगता होगा, जो कि मुझे भी पहले लगता था, कि इंडियन बास्केटबॉल ने कभी भी ओलंपिक्स में क्वालिफाई नहीं किया, लेकिन ऐसा नहीं है। 1980 के जो मॉस्को ओलंपिक्स थे उसमें इंडियन बास्केटबॉल ने क्वालिफाई किया था, लेकिन वो अपने सारे लीग मैचेस हार गई थी। तो भाई 1980 के ओलंपिक्स में ऐसा क्या हुआ था कि इंडियन बास्केटबॉल टीम ने क्वालिफाई कर लिया था। तो भाई अगर इस वीडियो को तुम थोड़ा सा रिवाइंड करके देखोगे ना, तो मैंने तुम्हें बताया था कि 1980 के मॉस्को ओलंपिक्स में यूएसए ने पार्टिसिपेट नहीं किया था और उनके साथ कुछ और कंट्रीज ने भी पार्टिसिपेट नहीं किया था। इस वजह से इंडियन बास्केटबॉल टीम को मौका मिला कि वो 1980 के मॉस्को ओलंपिक्स में जाए और पार्टिसिपेट करे। फैक्ट नंबर 4, मुझे लगता था इंडिया ने कभी विंटर ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट ही नहीं किया, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। 1964 के विंटर ओलंपिक्स जो कि इंसब्रक में हुए थे, उसमें इंडिया ने पहली बार पार्टिसिपेट किया था और उसके बाद काफी बार पार्टिसिपेट किया, लेकिन आज तक कोई भी मेडल इंडिया को नसीब नहीं हुआ। अब फैक्ट नंबर 5, ये भाई इस वीडियो का आखिरी फैक्ट है, लेकिन सबसे बढ़िया वाला और सबसे रीसेंट वाला। ओलंपिक गेम्स में जब भी मेडल सेरेमनी होती है तो जिस कंट्री के एथलीट को गोल्ड मेडल मिलता है उस कंट्री का नेशनल एंथम परफॉर्म होता है। सिंपल सी बात। अब भाई इंडिया को पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल तो 1928 में मिला था, ये मैं तुम्हें थोड़ी देर पहले बता ही चुका हूं, लेकिन भाई उस टाइम पे इंडिया का नेशनल एंथम परफॉर्म नहीं हुआ था, क्योंकि 1928 में इंडियंस थे भाई ब्रिटिश रूल के अंडर। तो पहली बार इंडियन नेशनल एंथम परफॉर्म हुआ था 1948 के ओलंपिक्स में, जो कि भाई इंडियन हॉकी टीम की वजह से ही पॉसिबल हुआ था। आवा तुम्हें ये तो पता ही होगा कि इंडियन नेशनल एंथम सबसे रिसेंटली कब परफॉर्म हुआ था, इस बार के टोक्यो ओलंपिक्स में, क्योंकि भाई नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में ऐसा झंडा गाड़ा कि इंडिया को 13 साल बाद गोल्ड नसीब हुआ। और इस गोल्ड मेडल के साथ नीरज चोपड़ा ने 121 इयर्स की इंडियन ओलंपिक हिस्ट्री में पहली बार एथलेटिक गोल्ड मेडल जीता। और भाई इससे पहले जो मेडल आया था ना एथलेटिक्स में इंडिया का ओलंपिक्स में, वो आया था 120 साल पहले, जब पहली बार इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था 1900 के ओलंपिक्स में। ओ भाई टांग दर्द होने लगी यार खड़े खड़े। अब मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो खूब पसंद आई होगी, और अगर ऐसा है तो वीडियो को जाके लाइक कर दीजिए। अब अगर आप चैनल पे नए हैं, जो कि पॉसिबल हो सकता है क्योंकि इस चैनल की ये पहली वीडियो है, तो प्लीज जाके चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप कमेंट सेक्शन में जाके प्लीज मुझे बताइए कि आपको सबसे मजेदार और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट कौन सा लगा, या फिर आपको इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पता है ना, तो वो भी आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके फ्रेंड्स और फैमिली को पसंद आ सकती है, तो भाई उन्हें भी ये वीडियो प्लीज शेयर करें। और तो वीडियो को एंड करते हैं भाई, यहीं तक था मेरा और आपका इस वीडियो में सफर। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।